नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी बड़ी गर्मजोशी के साथ दुनिया भर से आए नेताओं का स्वागत कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं और G20 के जश्न में वो चाहे सरकारी अधिकारी हों या गोदी मीडिया हो, सब के सब लबालब हैं, डूबे हुए हैं। लेकिन इस भारत मंडपम से कई कोस दूर या मीलों दूर भाजपा के गढ़ में, भाजपा की जमीन पर एक अलग मंजर है, एक अलग दृश्य है। और एक तरफ मोदी जी जो आजकल दिल्ली में दुनिया जीतने निकले हैं, और दूसरी तरफ सच ये है कि देश में बीजेपी के गढ़, बीजेपी के किले, मजबूत किले दरक रहे हैं, टूट रहे हैं। और दोस्तों, ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। जितने भी चुनावी सर्वे आ रहे हैं, ओपिनियन पोल आ रहे हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए बुरी खबर लेके आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप राजस्थान देखें तो बड़ी चौंकाने वाली तस्वीर है। राजस्थान में जहां बीजेपी आज से 4 महीने पहले हर एक सर्वे में आगे थी, जीत रही थी, आज जो ताज़ा सर्वे आ रहे हैं राजस्थान से, जयपुर से, बीजेपी नंबर 2 पार्टी है और कांग्रेस वहां दोबारा जीत रही है। ये सर्वे कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। और अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में तो आलम यह है कि ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसा कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं, ऐसी कोई विधानसभा नहीं जहां बगावत का धुआं नहीं दिख रहा हो। बड़े से बड़ा नेता उमा भारती, सुमित्रा महाजन सरकार के खिलाफ या यूं कहूं गुजरात लॉबी के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहे हैं। और अगर आप छत्तीसगढ़ देखेंगे, एक ऐसा गढ़ जहां बीजेपी का गढ़ ही टूटता नजर आ रहा है। के बाद जो घमासान मचा है, और घमासान ऐसा नहीं कि ट्विटर पे कोई नाराजगी व्यक्त करे, अरे कार्यालय में जाके मारा है जूते से, पकड़ा पकड़ी हुई है, कपड़े फाड़े गए हैं, भोपाल के ऑफिस तक लोग पहुंच गए हैं। अब आज टाइगर तो कई खुलासे करेंगे, साथ ही साथ 2 और एक्सपर्ट होंगे हमारे साथ। जावेद अंसारी होंगे हमारे साथ, डॉक्टर राकेश पाठक होंगे, और कोशिश होगी कि जो ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन है, जो ज़मीनी हकीकत है हिंदी हार्टलैंड की, काओ बेल्ट की, हिंदी पट्टी की, जो बीजेपी का सबसे मजबूत किला कहा जाता है, गढ़ कहा जाता है, जहां से बीजेपी थोक के भाव सीटें जीतती चली आई, वहीं के कई आंकड़े, कई सर्वे, कई ओपिनियन पोल वो मैं आपके सामने रखूंगा। आंकड़े, तथ्य, फैक्ट्स, फिगर, और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जहां से मोदी जी की नाव हमेशा किनारे लगी, पार लगी, वही नाव बीच मझधार में क्यों फंस गई है, क्यों डगमगा रही है। सारे फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा और ये बताऊंगा ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर आजकल इस दौर में गुजरात लॉबी इतना परेशान क्यों है। और G20 खत्म होने के बाद जो विशेष सत्र आ रहा है, और उस विशेष सत्र के बाद इन्हीं 5 राज्यों के चुनाव को लेकर गुजरात लॉबी, मोदी और शाह क्या बड़ा फैसला करने वाले हैं, इससे भी पर्दा उठाने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों, आज का जो सबसे बड़ा सवाल है, जो बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि ये जो हिंदी पट्टी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश है, जिसमें छत्तीसगढ़ है, जिसमें राजस्थान है, और अगर मैं उत्तर प्रदेश जोड़ दूं, जिस उत्तर प्रदेश में कल जो परिणाम घोसी में आया है, घोसी उपचुनाव में, जिस तरह से बीजेपी की ऐतिहासिक हार हुई उत्तर प्रदेश में, और जो पंचायत उपचुनाव हैं उसमें जो हार मिली है, उसके बाद अगर मैं इसी हिंदी पट्टी में राजस्थान देखता हूँ, मध्य प्रदेश देखता हूँ, छत्तीसगढ़ देखता हूँ, तो जो आंकड़े बता रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, और 1 नहीं 2 नहीं, बीजेपी के भी सर्वे, वहाँ भी ऐसा लगता है जैसे बीजेपी बड़ी तेज़ी से अपना आधार खो रही है हिंदी पट्टी में। और स्थिति अगर आप इसमें हरियाणा जोड़ दीजिए, या फिर उत्तराखंड जोड़ दीजिए, या हिमाचल जोड़ दीजिए, तो सिचुएशन गोज़ फ्रॉम बैड टू वर्स। सिचुएशन यानी जो परिस्थिति है वो फिर बद से बदतर होते हुए दिखती है मोदी और शाह के लिए। अब चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, जहाँ पिछली बार लोकसभा में चुनाव विधानसभा के हो रहे हैं, लेकिन उसके ठीक बाद जब लोकसभा हुआ तो मोदी जी
65 में से 62 सीट जीत के ले गए। आप कह सकते हैं कि राजस्थान में क्लीन स्वीप था, मध्य प्रदेश में 29 में 28 सीट जीत ली और छत्तीसगढ़ में भी एक तरह से स्वीप ही था। 65 में से 62 सीटें जीत ली। लेकिन इस बार 65 में से कितनी सीटें मोदी जी के खाते में जाएंगी, इस पर बड़े सवाल लग रहे हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब आज हमारे एक्सपर्ट आपको देने की कोशिश करेंगे कि अगर 65 में से 62 की जगह कम सीटें आई तो फिर क्या होगा, फाइनल स्कोरबोर्ड 2024 का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात जो सवाल परेशान कर रहा है बीजेपी के पॉलिटिकल पंडित्स को, वो ये है कि क्या मोदी और शाह जो 2014 में 2019 में जिन्होंने प्रचंड बहुमत हासिल किया, क्या मोदी और शाह की गिरफ्त पार्टी पर कमजोर हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरएसएस में भी अब ये सवाल उठने लगे हैं कि मोदी और शाह आर लूजिंग ग्रिप ओवर द पार्टी, और इसीलिए पार्टी में हर जगह विरोध के स्वर हैं, पार्टी में हर जगह बगावत का धुआं दिख रहा है और पार्टी में जैसे एक विद्रोह जैसी स्थिति बन रही है। कम से कम मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो यही दिखता है। तो एक तरफ G20 का जश्न है और दूसरी तरफ मोदी जी के हाथे में या भाजपा के आंगन में, हिंदी हार्टलैंड में पार्टी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही, कमज़ोर होती चली जा रही और कई सवाल खड़े होने लगे हैं मोदी और अमित शाह की सरकार पर, इस हुकूमत पर, या उनकी एक तरह की तानाशाही पर। और आज हम इसी पर सबसे बड़ा सवाल, उसका जवाब देने जा रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यानी ये जो हिंदी पट्टी, ये जो ज़मीन है बीजेपी की बुनियाद है, अगर ये हिलती है तो मोदी की इमारत कितने दिन तक और खड़ी रहेगी, और क्या मोदी फिर एक नई इमारत 2024 में तामीर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। टाइगर होंगे हमारे साथ, जावेद अंसारी होंगे, 40-45 साल का तजुर्बा पॉलिटिकल एडिटरशिप का, और हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक होंगे जो हिंदी हार्टलैंड के सही में आज की तारीख में बेखौफ पत्रकार हैं। तीनों के पास चलेंगे, एक साहब भोपाल में हैं, पाठक साहब, और जावेद अंसारी और अशोक वानखेड़े दिल्ली में। तीनों से बात करते हैं, कोशिश करते हैं इस सबसे बड़े सवाल को आपके सामने क्रैक करने की, डाइसेक्ट करने की। पहला सवाल टाइगर ये है कि अगर ये राजस्थान, बात हम मध्य प्रदेश में करेंगे, छत्तीसगढ़ की करेंगे, राजस्थान की करेंगे, हिंदी हार्टलैंड करेंगे, मोदी की सबकी बातें होंगी, लेकिन एक बड़ा चौंकाने वाले जो आंकड़े आ रहे हैं मई के महीने में, जो सर्वेज आ रहे हैं, एक आध सर्वे मैं दिखाऊंगा भी अपने दोस्तों को, लेकिन जो सर्वे हैं, ओपिनियन पोल हैं, वो चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे न्यूट्रल हों, चाहे गोदी मीडिया के हों, उसका जो मेन जो लाइन है वो ये है कि मई के महीने में या अप्रैल के महीने में जहां बीजेपी काफी आगे थी राजस्थान में, जहां बीजेपी जीत रही थी और कांग्रेस हार रही थी, मैं देख रहा हूं कि जो ताजा आंकड़ा है सितंबर फर्स्ट वीक का, उसमें कांग्रेस 100 पर पहुंच गई है, 100 से 106, बीजेपी 78 से 84 है, और यही बीजेपी 100 से 106 पे थी मई लास्ट वीक में राजस्थान में, जहां 200 सीटों का हाउस है, उसमें क्लियर कट मेजॉरिटी बीजेपी की बन रही थी। तो ये जो टाइगर बीजेपी अर्श से फर्श कह लीजिए, या आप यूं कहिए कि मेजॉरिटी से विपक्ष में बैठ रही है 3-4 महीने में ऐसा क्या हो गया टाइगर राजस्थान में? देखिए दीपक भाई की ये जब 5 राज्यों के चुनाव की बात होती थी तो हमेशा राजस्थान, हम एक कट टू कट कहते थे, राजस्थान में मामला फंसा हुआ है, यही हम कहते थे। राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी है, हर 5 साल बाद सरकार बदलने की प्रवृत्ति है। दूसरी बात, दोनों जगह पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमों में बटी हुई है और दोनों तरफ से भयानक युद्ध चल रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत ने 5 साल बीजेपी से अपोजिशन नहीं झेला जितना अपने पार्टी के सचिन पायलट ने उनको डैमेज किया, और बीजेपी, सचिन पायलट के पास इशू थे राजस्थान में अशोक गहलोत को घेरने के लिए, लेकिन बीजेपी घेर नहीं पा रही थी क्योंकि बीजेपी एकजुट नहीं थी, बीजेपी 4 मुंह 4 बातें हो रही थी। ऐसे चलते दोनों ने, केंद्रीय नेतृत्व ने, कांग्रेस के और भाजपा के, दोनों ने राजस्थान में
दोनों ने अपने अपने पार्टी का कबाड़ा कर दिया। अभी 4 महीने में क्या हुआ, खड़गे के जी अध्यक्ष बनने के बाद और खास करके कर्नाटक के चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को एक मंत्र मिल गया, यदि इकट्ठा रहो तो सत्ता में रहो, बिखरते रहोगे तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, फिर विपक्ष में चिल्लाते रहो। और सत्ता किसको नहीं चाहिए, सत्ता सबको चाहिए। तो एक छत्तीसगढ़ में भी झगड़ा था, वो मिटाया गया। राजस्थान का झगड़ा था, उसके ऊपर भी मिट्टी डाली गई। जो कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल 4 महीने में किया, वो डैमेज कंट्रोल बीजेपी नहीं कर पाई। वहां झगड़े एस्केलेट हुए और बढ़े, और खासकर राजस्थान और जी मध्य प्रदेश में तो ये झगड़े चरम पे पहुंच गया। झगड़े चरम पे पहुंच मतलब गए। चरम, इतने चरम पे पहुंच गए कि यदि महारानी को सामने नहीं लाते तो ये जो आपका सर्वे का आंकड़ा दिख रहा है ना 78 टू जी 84, जी ये 84 नहीं, ये 48 पे भी आ गए तो आश्चर्य नहीं होगा। 48 पे भी आगे तो आश्चर्य नहीं होगा। आश्चर्य नहीं, नहीं आपको होगा। क्या लग रहा है कि एक फैक्टर वसुंधरा फैक्टर है जो बीजेपी के मुखालिफ जा रहा है, खिलाफ जा रहा है, और एक सचिन फैक्टर है जो आप कहना चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस के फेवर में जा रहा है? सचिन का झगड़ा खत्म हो गया, अब सचिन ने बोलना बंद कर दिया। एक उसका मंत्री था जिसने ज्यादा बोल दिया, उसको तुरंत पार्टी से निकाल दिया। पार्टी की हुई एक्शन से एकदम जी सरकार, बाकी लोग चुप हो गए, उनको लगा पार्टी कड़ाई से निपटा रही है इस बात को। जी और कांग्रेस यूनाइटेड लड़ रही है अभी राजस्थान में। जी मैं आऊंगा इसके मैं इम्प्लीकेशंस पर आऊंगा। मैं जावेद अंसारी साहब आपके पास जाना चाह रहा हूं। जावेद भाई, आपको क्या लगता है कि ये जो एक टर्न अराउंड हुआ है, या यूं कहें कि जो बीजेपी आगे खड़ी थी वो बीजेपी 4 महीने में पीछे आ गई है और बीजेपी की जगह कांग्रेस ने ले लिया? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बाजी कांग्रेस के हाथ से निकल रही हो, राजस्थान में जो बाजी हार रही हो वो पलटती हुई दिख रही है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो पॉलिसीज हैं, बड़े नेताओं का कद छांटने का, जो भाजपा के छत्रप नेता हैं उनको कमजोर करने का, वो फैक्टर आपको दिख रहा है राजस्थान में? देखिए, इसके कई कारण हैं और अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन जो रुझान है इनके कई कारण हैं। पहला तो ये अननेसेसरीली वसुंधरा वहाँ बीजेपी का चेहरा है, और वसुंधरा कोई अपनी टपनी लीडर नहीं है ऐसी जो पकड़ के आई और दूसरों किसी के मेहरबानी से जी वहाँ पर होगी। वसुंधरा ने अपने लिए वहाँ जमीन बनाई, वसुंधरा की वहाँ एक पहचान है, वसुंधरा ने काम किया है। अगर आप सिर्फ लोग चीफ मिनिस्टर काल का आकलन करें, दोनों अशोक गहलोत का और वसुंधरा का, किसी आम आदमी से भी पूछें तो वो ये कहता है कि नहीं, वसुंधरा ने काम तो बहुत किया। अशोक गहलोत ने ये तीसरे बार जब ये मुख्यमंत्री बने हैं तो इस बार उन्होंने ये लाभार्थी स्कीम जो रिसीव किए, तो एक तो वसुंधरा को अनसेटल करना, दूसरा कांग्रेस ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में सीज फायर करा दिया, सचिन को समझा दिया गया। और अशोक गहलोत ने तीसरा, अशोक गहलोत की वो जो लाभार्थी स्कीम्स हैं, पिछली 2 बार जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और चुनाव में जाते थे, वो बहुत उनका एक लेजी केयरलेस एटीट्यूड था। इस बार जी बहुत पहले से वो सचेत हैं, उन्होंने ये लाभार्थी पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स लागू की हैं, और न सिर्फ लागू की हैं लेकिन इसका खूब जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ यह है कि उनको लगता है कि भाई हमारा चेहरा है, बाकी और कोई काउंट नहीं करता, तो कुछ भी हो हम आखिरी वक्त पे आके कहीं रोड शो करेंगे, कहीं दंडवत होंगे। मोदी जी को लगता है ऐसा? हाँ, मैं नाम नहीं ले रहा था, वो आपने नाम ले लिया। कुछ लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जगह पे भारत की तख्ती लगा देने से ही वोटों में लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाएगा और मिल जाएगा। लेकिन देखिए, ऐसा होने वाला नहीं, आपको लगता है? यही सब एक्टिविटी इंदिरा गांधी भी करती थी, यही सब एक्टिविटी इंदिरा गांधी भी करती थी कि चीफ मिनिस्टर को एक बैग बदल दिया। राजीव गांधी ने भी किया, वो वहाँ के आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को हैदराबाद एयरपोर्ट पे ही बदल दिया। उसका परिणाम देखिए कि आज तक कांग्रेस वहाँ झेल रही है। नहीं, एक चीज आपने जावेद साहब कही कि एक चीज आपने जावेद साहब कही जो क्रक्स निकल के आ रहा है, आपके ये जो पके हुए बाल हैं, जो आपका तजुर्बा है, जो अनुभव है 40-45 साल का,
आपने एक बात बड़ी पते की कही कि चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी, जब प्रचंड बहुमत होता है तो कुछ फैसले अहंकारवश लिए जाते हैं। जैसे राजीव गांधी ने एयरपोर्ट पे ही मुख्यमंत्री को बदल दिया, और वही कुछ चीजें हम देख रहे हैं इस प्रचंड बहुमत की सरकार में। तो अहंकार जो है वो एक फैक्टर है, एरोगेंस एक फैक्टर प्ले करता है। राजस्थान से मैं सीधे मध्य प्रदेश आना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे सामने इस वक्त डॉक्टर राकेश पाठक हैं, हथेली की तरह मध्य प्रदेश को समझते हैं। डॉक्टर साहब, पहले लोग कह रहे थे कि साहब मध्य प्रदेश में टक्कर है, 50-50 चल रहा है। अब मैं देख रहा हूं जो सर्वे हैं, जैसे एक सर्वे मैं ये देख रहा हूं, एक सर्वे मैंने लिया है, लोक पोल का लिया है, बीजेपी 95 है और कांग्रेस 130 है 230 के हाउस में। कांग्रेस का एक ठीक ठाक एज मुझे दिख रहा है ज्यादातर सर्वे। यहाँ पर कोई सर्वे और ओपिनियन पोल से कोई कहानी को आगे बढ़ाने की बात नहीं है, मैं सर्वे और पोल को एक टेस्टामेंट के तौर पे ले रहा हूँ, एक अपनी बात को कहने के लिए ले रहा हूँ। ये जो आपको लगता है कि जो 50-50 से बैटल सीधी तरह से अब कांग्रेस की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर मोदी जी चुनाव डिले करा दें या एक साथ करा दें, हो सकता है सिचुएशन बदल भी जाए, कोई जादू की छड़ी मोदी जी के पास आ जाए, चाणक्य के पास कोई मंत्र आ जाए या कुछ और खेल हो जाए। बट अभी की जो स्थिति है इसमें कांग्रेस बड़ी तेजी से मध्य प्रदेश में इंप्रूव कर रही है, और ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर कांग्रेस की वहां सरकार बनेगी। अगर मैं आपसे 2-3 फैक्टर पूछूं डॉक्टर साहब, 2-3 फैक्टर 2-3 मिनट में, तो क्या है वो बुलेट पॉइंट्स, क्या है वो जो कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं? देखिए, बुलेट पॉइंट नंबर 1, शिवराज सिंह का लगातार मुख्यमंत्री के रूप में बना रहना, 20 साल में से 18 साल बीजेपी की सरकार का रहना। नंबर 2, दूसरा बुलेट पॉइंट है भ्रष्टाचार का विकराल स्वरूप जो जन जन तक पहुंच चुका है। लोगों ने मान लिया है कि मध्य प्रदेश में जितना भ्रष्टाचार है उतना और कहीं नहीं है। हो सकता है कांग्रेस शासित राज्यों में भी हो, और होगा ही, भ्रष्टाचार तो हमारे जीवन में, हमारी रगों में है जी। तीसरा, 2018 में चुनी हुई सरकार, तो 2020 में जिस तरह सरकार को गिराया गया मध्य प्रदेश में और बीजेपी की सरकार बनी, मध्य प्रदेश के लोगों ने आज तक उस बात को स्वीकार नहीं किया। मध्य प्रदेश के मतदाता का कहना यह कि हमने तो कांग्रेस को 5 साल के लिए चुना था, उसे एक मौका पूरा मिलना चाहिए था। तो ये 3 बड़े बुलेट पॉइंट्स हैं। एक चीज बड़ा स्ट्राइकिंग है छत्तीसगढ़ का, मैं देख रहा हूं, और छत्तीसगढ़ का मैं जिक्र कम करूंगा, और मैं चाहूंगा नहीं कि मैं टाइगर से मैं छत्तीसगढ़ पे बुलवाऊं, हालांकि छत्तीसगढ़ जाते रहते हैं, आधे छत्तीसगढ़िया हैं टाइगर, लेकिन फिर भी लब्बो लुआब जो दोस्तों है छत्तीसगढ़ में 90 का हाउस है, ज्यादातर सर्वे में देख रहा हूं 50 सीट, 60 सीट, 55 सीट, 56 सीट, आउट ऑफ 90 50 to 60 सीट्स कांग्रेस के खाते में जा रही है, और बीजेपी को कोई 30 सीट से बढ़कर दे नहीं रहा। यानी जो सरकार है वो मैं देख रहा हूं कि क्लियर कट भूपेश बघेल साहब की बनती हुई दिख रही है अभी तक के जो सर्वे आ रहे हैं। अब आगे क्या होगा स्थिति वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ में एक क्लियर आप कह सकते हैं मैंडेट जो है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। टाइगर, सवाल अब मुझे लगता है कि भूपेश बघेल का नहीं है, मैं सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूं कि जिसको हम चाणक्य कहते थे कि साहब मोदी जी के पास एक चाणक्य है, मोदी जी चंद्रगुप्त मौर्य हैं, एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, इन्होंने मुरली मनोहर जोशी से लेकर अडवाणी को किनारे कर दिया, इन्होंने कांग्रेस को जो है वो 54-55 सीट पर लिया है, मोदी जी ने आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर वो काबिज हो गए। अब G20 में ऐसा वो मोदी जी मैसेज दे रहे हैं कि दुनिया का अगर नेता कोई है तो फिर मोदी है। ये जो मोदी फैक्टर है जो आज की तारीख में गोदी मीडिया पूरे दुनिया में प्रोजेक्ट कर रही है, ये मोदी फैक्टर हिंदी हार्टलैंड में जो कमाई है आरएसएस की, जो बीजेपी की कमाई है, जो वाजपेयी की कमाई है, हिंदी हार्टलैंड, काओ बेल्ट, ये हश हो रहा है चाणक्य का और मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का। ये इसको आप चाणक्य कहते हैं, वो जुगाड़ू है, चाणक्य नहीं है, चाणक्य का अपमान मत करिए। और इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और संघ के उस पूरे स्ट्रक्चर को दीमक जैसा खा गए हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर खड़ा किया था उसको सालों लगे थे। अरे मैं तो मध्य प्रदेश पे जानना चाह रहा था कि जो सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की उसके पास हैं, 29 सीटें हैं, और जिसको सींचा है आरएसएस ने, बीजेपी ने 50 साल, उस मध्य प्रदेश में
जब आप उमा भारती से मिलते हैं, सुमित्रा महाजन से मिलते हैं, कैलाश विजयवर्गीय से मिलते हैं, और भी नेताओं से आप मिलते हैं, आप तो इंदौर बेल्ट के हैं, मैं ये आपसे जानना था, ये लोग बोलते क्या हैं आपसे? ये जो बड़े नेता हैं, जो ढक्कन कर दिए गए, कुछ तो बोलते होंगे आपसे चाय पीते समय? अरे कि मुझसे भाई छोड़ो, क्या आप तो टीवी पे कि टाइगर क्या हो रहा है? मुझको छोड़ो, आप तो टीवी पे बोलने लगे हैं। छोड़िए, सुमित्रा महाजन टीवी पे बोल रही है, और जब ताई बोल रही है, जो ताई के शब्द थे, ताई कितनी भी पार्टी उनके साथ बुरा करे, ताई कहती थी कि पार्टी पहले। रघुनंदन शर्मा, ये ऐसे नाम है जिन्होंने इस पार्टी को सींचा है भाई, इस प्रदेश में। निमाड़ हो, मालवा हो, महाकौशल हो, भोपाल हो, बंद कमरे में बुंदेलखंड कुछ तो अंदर की बातें बताते होंगे। मेरे साथ बात करते थे दीपक भाई, अब वो रिकॉर्ड पे करने लगे। पूछिए, मैं आपको एक एक का नाम बता देता हूँ। हिम्मत कोठारी बोल रहे, रघुनंदन शर्मा बोल रहे, सत्यनारायण सत्तन बोल रहे, भंवर शेखावत तो चले गए कांग्रेस में, सुमित्रा महाजन बोल रही है। कितने नाम गिनाऊं मैं आपको? रुकिए टाइगर, रुकिए जावेद भाई, आप भी रुकिए। टाइगर आप रुकिए, और जावेद भाई आप भी रुकिए। मैं जरा डॉक्टर पाठक के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर पाठक बड़ी बात कह रहे हैं, और आप भोपाल में बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि बगावत जैसी स्थिति है मध्य प्रदेश में, हर आदमी नाराज है। उमा भारती हो, कैलाश वर्मा हो, विजयवर्गीय हो, रघुनंदन शर्मा हो, सुमित्रा महाजन, क्या वाकई बगावत का धुआं दिख रहा है आपको भोपाल में पाठक साहब? दीपक भाई, बगावत का धुआं नहीं, अब तो चिंगारी सामने प्रस्फुटित हो चुकी है। प्रतिदिन एक बगावत, बिल्कुल प्रतिदिन एक बगावत होती है। और आज मैं आपको कह रहा हूं, शनिवार के दिन, अगले 2 दिनों में भारतीय जनता पार्टी से और भगदड़ होने वाली है। एक आध भूतपूर्व भगदड़ ही हो रही है। अभी एक सूची आई है सर, पिछले 15 दिनों से जो चल रहा है उसको भगदड़ नहीं कहेंगे। वर्तमान विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, भूतपूर्व विधायक की बेटी, भूतपूर्व विधायक अभी होशंगाबाद क्षेत्र से कल प्रवेश करने वाले हैं, कल या परसों में, गिरिजा शंकर शर्मा। वो परिवार भाजपा ही है। भंवर सिंह शेखावत, दो दो भाई विधायक रह चुके हैं। उनमें से दूसरे भाई कल भी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, कल या परसों में। तो इसको भगदड़ नहीं कहेंगे। उमा भारती टेलीविजन चैनलों के कैमरे के सामने कह रही हैं, जन आशीर्वाद यात्रा में जिस तरह का प्रतिरोध बीजेपी को देखना पड़ रहा है, वो इससे पहले नहीं हुआ। जिस तरह की पथराव हो रहा है, और अब सोने निकल रही है। जावेद भाई, ये क्या नजारा ये लोग दोनों बता रहे हैं भाई? दोनों ही मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, टाइगर भी और एक साहब भोपाल से बोल रहे हैं। बोले साहब भगदड़ मची हुई है। मैं यहां देख रहा हूं, कल से बाइडेन का कहीं स्वागत हो रहा है, कहीं पर ऋषि सुनाक का स्वागत हो रहा है, मोदी जी को दुनिया का हर बड़ा नेता सलाम कर रहा है, झुक के आदाब कर रहा है, और पीछे हाथे में भगदड़ मची हुई भाजपा में। घर के पिछवाड़े में भगदड़ है और बाहर दावत चल रही है। ये क्या हाल हो रहा है सर जावेद साहब? विश्व गुरु जी जो हैं, इनकी निगाहें हैं वो यूनाइटेड नेशंस पे हैं। इनको ये पिछवाड़े में क्या हो रहा है, पीछे के आंगन में आग लग रही है, चोर घुस रहे हैं, सेन लग रही है, इन सब चीजों से अभी इनको ध्यान नहीं है। अब आप देखिए, मैं सुबह मैं भी देख रहा था, जैसे बहुत से लोग देख रहे थे, कि वो जो शेख आए हैं सऊदी अरबिया के प्रिंस सलमान जी, तो उनसे ये गले मिले। तो कुछ एंकर्स जो थे, वो उनका बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी वो एंकरिंग सीट स्टूडियो छोड़ के कूद जाए टीवी के अंदर और खुद भी चढ़ कि क्या देखिए, ये है डिप्लोमेसी, इसे कहते हैं गले मिले। फिर वो कोणार्क दिखा रहे थे उसको, जी हाँ, कोणार्क का, जी हाँ, व्हील दिखा रहे थे। हाँ, कोणार्क की व्हील। तो 15 मिनट फिर उस पर ही चर्चा चलती रही। तो असलियत से मुंह मोड़ने के लिए सब ठीक है, भारत की तख्ती लगा लीजिए आप, सब ध्यान इन सब चीजों से ग्राउंड रियलिटी नहीं चेंज हो जाती ना। टाइगर, आपसे सवाल यह है कि अभी जो डॉक्टर पाठक ने कहा कि भोपाल में भगदड़ जैसी स्थिति है, 15-16 लोग पहले से भाग चुके हैं, कुछ और भागने वाले हैं, लंबे लंबे काफिले लेके लोग भाजपा का दामन छोड़ रहे हैं, 100-100 गाड़ियां चल रही हैं, 1200-1200 गाड़ी चल रही हैं, 3-3, 4-4 किलोमीटर के काफिले हैं, और लोग भाजपा को छोड़ रहे हैं। इधर मैं देख रहा हूं कि G20 में सेहरा बंध रहा है सर पे, और पीछे मैं देख रहा हूं कि सेंधमारी चल रही है। आपको क्या लगता है कि मोदी जी का जो ग्रिप है, मोदी जी की जो पकड़ है, ये कमजोर होती चली जा रही है? और इसका हाल ये है कि जो हिंदी हार्टलैंड है, जहां से फसल पूरी तरह से थोक के भाव बीजेपी के खाते में आती है, ये हिंदी हार्टलैंड जा रहा है बीजेपी के हाथ से। पूरी तरह से निकल चुका है, जा नहीं रहा है।
निकल चुका है और मोदी जी के हाथ से अमित शाह भी निकल चुके हैं। ये जो यूपी में दारा सिंह को लाना वापस करना, ये सब अमित शाह ने किए हुए खेल है जो पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, 39 सीटों पे नाम अनाउंस हुए हैं। वो 39 सीटें वो है जो लगातार बीजेपी 2 बार हारी है। मतलब वहां पे कोई ज्यादा प्रॉस्पेक्ट नहीं है बीजेपी। जहां बीजेपी के जीत के प्रॉस्पेक्ट्स नहीं हो, वहां उम्मीदवारों के चयन के बाद जो घमासान मचा है, और घमासान ऐसा नहीं कि ट्विटर पे कोई नाराजगी व्यक्त करे, अरे कार्यालय में जाके मारा है जूते से, पकड़ा पकड़ी हुई है, कपड़े फाड़े गए हैं, भोपाल के ऑफिस तक लोग पहुंच गए हैं। हारी हुई सीट पे अनाउंसमेंट पे यह हाल है और उनको 10-12 नाम बदलना पड़ रहा है अभी जी। ये जो 12 नाम बदलने का मतलब है आपके हाथ से चीजें निकल गई है जी। नहीं तो ये कांग्रेस, ये बीजेपी का मैंने देखा कुशाभाऊ ठाकरे के समय कि एक आदमी ने बीजेपी के ऑफिस में सिर्फ लिस्ट जाती थी, बी फॉर्म जाता था और लोग चुनाव लड़के जीतते थे। कोई लॉबिंग के लिए नहीं आता था, कोई नारेबाजी नहीं करते थे। वो पार्टी की गिरफ्त चली गई क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि इन गुजरातियों के भरोसे रह गए तो ढोकला ही खाना पड़ेगा। और भापड़ा ढोकले से ढोकला और पापड़ा नाश्ते में ठीक है दीपक भाई, ये लंच और डिनर नहीं हो सकता इसका, ढोकले का। उसके लिए बाफला भी चाहिए मध्य प्रदेश में जी। मैं समझ रहा हूँ टाइगर, मैं आऊंगा, एक लास्ट कमेंट फाइनल लूंगा। डॉक्टर पाठक, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि हमने सब कुछ सुन लिया, जिस तरह जितना पोस्टमार्टम हो सकता था आप लोगों ने कर दिया, तीनों ने मिलकर, और तीनों ही मुझसे सीनियर हैं, तीनों की जो पॉलिटिकल समझ है मुझसे बेहतर है। एक सवाल मैं डॉक्टर साहब आपसे करना चाहूंगा, और ये जो आपकी मूछें हैं, तलवारी मूछें हैं जी हाँ, ये तलवारी मूछें, मैं इसके मतलब मैं इसको गवाह मान के इन तलवारी मूछों को सवाल करने जा रहा हूं। आप एकदम ईमानदारी के साथ बोलिएगा, बेखौफ बोलिएगा, और आपकी जो 35-40 साल की पत्रकारिता है उसकी साख दांव पर लगा के बोलिएगा कि क्या मामा गद्दी से उतर रहा है या गद्दी पे बैठा रहेगा? क्या मामा इस बार गद्दी से उतर रहे हैं? डॉक्टर पाठक। दीपक जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि आपने बेखौफ होने का खौफ तो हमको किसी का हुआ नहीं जिंदगी में आज तक। भगवान की कृपा से चंबल का पानी हमारी रगों में, बिहाड़ में पैदा हुआ हूं मैं तो मैं तो अहमदाबाद में जब मुझे 2 बार हिरासत में लिया तब भी मैं नहीं डरा था, तो खौफ की कोई बात नहीं है। लेकिन एक पत्रकारी दृष्टिकोण और पत्रकारी धर्म के साथ मैं ये कहना चाहता हूं, आज की तारीख में मामा विदा हो रहे हैं। एक बात पूर्ण जोड़ना चाहता हूं दीपक जी, मुझे नहीं मालूम आप लोगों के संज्ञान भाव के तो होगी। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 वरिष्ठ प्रचारकों ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। दैनिक भास्कर में 6 कॉलम में खबर छपी है। दीपक शर्मा जी स्वयंसेवक नहीं है, वे बहुत साधारण स्वयंसेवक नहीं है। अभय जैन इंदौर के हैं, भाऊ जानते हैं उनके पास कौन कौन से प्रभार रहे हैं। मनीष काले ग्वालियर में संघ के बाकायदा प्रभारी रहे हैं। तीसरे का नाम इस वक्त मैं भूल रहा हूं। उनकी तस्वीरों के साथ 3 या 4 लोग हैं। कल उनकी बैठक है, नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। एक बार फिर सुन लें हमारे दर्शक, दीपक शर्मा जी के दर्शक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 वरिष्ठ जिनके पास प्रभार रहे अच्छे खासे आधिकारिक रूप से, उन्होंने संघ से अलग होकर अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। कारण तो बता दीजिए एक लाइन में। उन्होंने कारण कहा है, जो हेडिंग है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी भी कांग्रेस जैसी हो गई, अब इससे कोई उम्मीद नहीं है। उनके टैग लाइन है, राजनीति संभालो या राजनीति से भागो। उनका जो मैंने फोल्डर देखा है, उनकी टैग लाइन है, अब राजनीति संभालने के लिए नई पार्टी बनाने आ रहे हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में संघ के कार्यकर्ताओं को नई पार्टी बनाते देख रहे हैं, तो फिर मामा की विदाई को भी, उसकी पदचार को जी जावेद साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे। ये जिस तरह से डॉक्टर पाठक बता रहे, मैं तो सुनते सुनते मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं तो इतना कंफ्यूज हो गया। कह रहे हैं कि साहब आरएसएस में बगावत हो रही है, आरएसएस वाले पार्टी बना रहे हैं, वो नाराज है मोदी से। आपको क्या लगता है, अगर मैं एक टोटल क्वेश्चन करूं, लास्ट का एक मैं कमेंट टाइगर से लूंगा, आपसे मैं 2 मिनट में जवाब चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि विधानसभा अगर हारे, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हार गई बीजेपी, तो जो हालात हैं जमीन पर, क्या लोकसभा में भी कुछ नहीं मिलने वाला इस बार मोदी जी को? क्या लोकसभा में भी नुकसान होगा? कहने का मतलब, क्या मोदी का चेहरा इस बार
उस तरह का नतीजा नहीं देगा मध्य प्रदेश में, हिंदी हार्टलैंड में, राजस्थान में? आपको आशंकाएं हैं? इस बात के कहीं ज्यादा इम्कान हैं। हमेशा पिछली 2 बार देखा गया कि जहां जहां नरेंद्र मोदी टिकट होते थे, मतलब लोकसभा इलेक्शन में परिणाम कुछ और होते थे, विधानसभा में कुछ और। लेकिन इस बार विपक्ष के लोग भी कहीं ज्यादा सके थे। कांग्रेस ने पहले से वेलफेयर